हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज के लेक्चर का टॉपिक है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। ये पार्ट 1 है और इसमें हम देखेंगे कि क्रोमोसोम का मेन स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे वो बना होता है और किस तरीके से अरेंज होता है। इसके अलावा अपने आने वाले लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे कि म्यूटेशन किस तरीके से हो जाते हैं। किसी भी तरीके की डेडली डिसीज हो जाती है म्यूटेशन की वजह से, तो ये जो म्यूटेशन हो रहे हैं क्रोमोसोम में आखिर क्यों हो रहे हैं, ये चीज़ भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे विद क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। The human genome is all of the genes found in a single individual. जिसको जीनोम बोलते हैं, ये जो टर्म है जीनोम, ये जीनोम का मतलब ये नहीं होता है कि जितना भी क्रोमोसोम, जितना भी जीन प्रेजेंट है सबको ले लिया। किसी भी एक इंडिविजुअल में, किसी भी एक पर्सन में जितना भी जीन प्रेजेंट है, उस सारे जीन को एक साथ में हम जीनोम बोलते हैं। ये टर्म यूज़ करते हैं जीनोम का, ताकि एक सिंगल इंडिविजुअल में जितना भी क्रोमोसोम है हम उसको एक साथ में रिप्रेजेंट कर पाएं। The human genome consists of 2.9 billion nucleotides base pair of DNA organized into 23 chromosomes. आप सभी जानते होंगे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 सेट होता है, 23 का सेट होता है, दैट इज 23 का डबल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 23 क्रोमोसोम्स हैं इसमें बेस पेयर होते हैं। आप सभी को पता होगा कि डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं और डीएनए का फॉर्मेशन होता है जो कि क्रोमोसोम बनाता है। तो अब ये जो डीएनए हैं ये न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं, और अगर एक इंसान की बात करें तो कितना आप न्यूक्लियोटाइड उसमें देख सकते हैं, उसमें आपको 2.9 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स मिल सकते हैं। एक अगर सिंगल ह्यूमन की बात करें, जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, उन 23 क्रोमोसोम्स में आपको 2.9 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर मिलेंगे। एज अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड का मतलब होता है कि 2 सेट में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 2n उसको बोलते हैं। ह्यूमन इनहेरिट अ हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑल देयर जीन्स फ्रॉम ईच पेरेंट। होता क्या है, टू n एक नंबर है जो कि है 23 का सेट होता है क्रोमोसोम का। अब टोटल तो 46 होते हैं, फिर ये n से काम कैसे चलेगा? n से काम ऐसे चलता है कि जब कोई भी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो एग होता है और स्पर्म होता है। एग भी n होता है, दैट इज उसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, और स्पर्म भी n होता है, उसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होते ही ये दोनों जो n क्रोमोसोम है ये जुड़ जाते हैं और ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना लेते हैं। अगर हम कहना चाहें कि अगर ये 23 है, ये 23 है, तो हमारा जो जाइगोट बन के रेडी होता है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये जाइगोट ही आगे चल के पूरा का पूरा ह्यूमन बनाता है। अब ये जो ह्यूमन बन के रेडी हुआ है इसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। सो 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट, दोनों ही पेरेंट से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, सो दैट ह्यूमन हैव 2 कॉपीज ऑफ एवरी जीन। इसलिए हर जीन की 2 कॉपीज होती हैं, एक्सेप्ट फॉर सम ऑन द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अब आप लोग ये तो जानते होंगे कि एक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के फॉर्मेशन के लिए और वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है मेल के फॉर्मेशन के लिए। तो इन दोनों क्रोमोसोम्स के अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं सबकी 2 कॉपीज होती हैं, लेकिन जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है इनकी 2 कॉपीज नहीं होती, क्योंकि ये अलग फीमेल और मेल को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो एक अलग आइडेंटिटी देने के लिए अगर दोनों में ही ये सेम हो जाएंगे तो अगेन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। इसीलिए एक्स और वाई क्रोमोसोम अलग होते हैं, बाकी सारे ही क्रोमोसोम्स की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं।
क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स से क्रोमोसोम्स मिलते हैं। अ phenotype is a trait or group of traits। phenotype क्या होता है? phenotype एक ऐसा टर्म है, जैसे कि अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को देखते हैं, आप उसमें क्या क्या देख सकते हैं। सामने आपके इंसान खड़ा होगा, आप उसको देख के पहचान सकते हैं, उसकी आँख है, नाक है, कान है, ये सारी चीज़ें आप बाहर से दिखती हैं, आपको आप पहचान सकते हैं, इसीलिए इनको phenotype बोला जाता है। ऐसे कैरेक्टर्स जिनको कि आप इजिली पहचान सके बाहर से। So phenotype is a trait or group of traits resulting from transcription and translation of these genes। होता क्या है, डीएनए है। अब डायरेक्टली डीएनए एक्सप्रेस तो नहीं करता, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन के द्वारा, और जो प्रोटीन बन के रेडी होती है वही एक्सप्रेस होती है। जैसे कि आपकी नाक बनी है, तो ये डीएनए नहीं है, आपकी नाक डीएनए ने पहले आरएनए बनाया, आरएनए ने प्रोटीन बना दिया, अब यही प्रोटीन एक्सप्रेस होकर आपकी नाक को बना रही है। तो इस तरीके से ये फिनोटाइपिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये अल्टीमेटली ट्रांसलेशन से आते हैं। नेक्स्ट आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप एक ऐसी चीज होती है जो कि फिनोटाइप को बनाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये डीएनए है, डीएनए ने आरएनए बनाया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, आरएनए ने प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये प्रोटीन एक्सप्रेस हुई, ये बना आपका फिनोटाइप। लेकिन इस फिनोटाइप को बनाया किसने? इस फिनोटाइप को बनाया तो इस डीएनए ने है। डीएनए पे क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। डीएनए के जीन्स आगे चल के आपके फिनोटाइप की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो जीन्स डीएनए में प्रेजेंट है, इन्हीं को बोला जाता है जीनोटाइप। उम्मीद है समझ आया होगा आपको। सो द जीनोटाइप इज द डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, उन्हीं को जीनोटाइप बोला जाता है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फिनोटाइप। और यही न्यूक्लियोटाइड्स किसी भी पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेल दिखाई गई है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अगर किसी एक क्रोमोसोम को हम बड़ा करके देखें तो देख सकते हैं इसमें क्या होता है। क्रोमोसोम में कितना सारा डीएनए है। डीएनए बहुत कॉम्पैक्ट होके क्रोमोसोम बन गया। बहुत लंबा डीएनए होता है और उसको एक छोटे से पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसका बहुत कॉम्पैक्शन करना पड़ता है, और कॉम्पैक्ट होके वो क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज हो जाता है। टीलोमर्स प्रेजेंट होते हैं, जो इंड सीक्वेंसेस होते हैं क्रोमोसोम पे, उसको टीलोमर्स बोला जाता है। अब देखते हैं म्यूटेशंस। Alteration of the DNA sequence may affect not only the phenotype of an individual but the progeny of that individual as well। जैसे कि ये कोई डीएनए है, डीएनए में कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब इसने आरएनए बनाया, तो जो सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होगा वैसा ही तो आरएनए बनेगा, और फिर ये आरएनए जाके प्रोटीन बनाएगा। अब ये प्रोटीन भी इसी सीक्वेंस के बेस पे ही तो बनी है। जो डीएनए पे सीक्वेंस था वैसे ही प्रोटीन बन गई। इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, ये फिनोटाइप को अफेक्ट करता है। जैसा डीएनए में सीक्वेंस होगा वैसे ही प्रोटीन एक्सप्रेस होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फिनोटाइप को ही अफेक्ट कर रहा है। ये जो भी पर्सन बन के रेडी हुआ है, जो उसकी प्रोजेनी होगी, आगे चल के जो जनरेशन होगी उसको भी ये डीएनए सीक्वेंस अफेक्ट करता है। क्योंकि एक डीएनए से जो चीज़ें बनी हैं, कोई भी पेरेंट में गई हैं, अब उसका जो भी बेबी होगा तो चीज़ें तो वही पेरेंट से ही आनी है। तो अगर पेरेंट में डीएनए का सीक्वेंस अल्टर हो गया है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि उसकी जो प्रोजेनी है उसमें भी चेंजेस देखे जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि डीएनए के सीक्वेंस में अगर कोई भी अल्टरेशन होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को ही नहीं, जो उसकी आने वाली प्रोजेनी है उसको भी अफेक्ट करेगा।
The latter, heritable changes, are the basis for prediction of the phenotype in the next generation. अब इसका प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं कि जो अगली जनरेशन होने वाली है उसका फिनोटाइप क्या होगा? तो इसको प्रेडिक्ट करने के लिए हेरिटेबल चेंजेस को देखा जाता है। हेरिटेबल चेंजेस का मतलब होता है कोई भी ऐसे चेंजेस जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उनको हेरिटेबल चेंजेस बोला जाता है। और हेरिटेबल चेंजेस को पहचान के आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका फिनोटाइप कैसा होगा। A transmissible, that is inheritable change in the DNA sequence is a mutation or polymorphism. अब बात म्यूटेशन की आती है, हम म्यूटेशन पढ़ रहे हैं तो ये हेरिटेबल चेंजेस की बात क्यों आई यहाँ पे? जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन का मतलब ही होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ट्रांसफ़र हो रही है, कोई भी ऐसा चेंज जो इनहेरिटेबल है उसको म्यूटेशन बोला जाता है या फिर उसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोल दिया जाता है। द क्लासिक एग्जाम्पल इज सिकल सेल एनीमिया। अगर म्यूटेशन का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल की बात करें तो वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ब्लड से रिलेटेड एक डिसीज़ है जिसमें कि आरबीसीज का जो शेप है नॉर्मली ओवल शेप की होती हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है इनमें। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन होती है तो आरबीसीज का शेप अल्टर हो जाता है, ये ओवल शेप का ना होकर ये सिकल शेप का देखा जाता है। दैट्स वाई इस डिसीज़ को ही नेम दे दिया गया है सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऐसी कंडीशन है दैट इज कॉज्ड बाय अ सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन की कंडीशन देखी जाती है लेकिन इसमें म्यूटेशन सिंगल बेस में होता है। ये जो बेस होता है, बेस का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस से है। इसमें एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है हमारा 3 सीक्वेंस से 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ होता है। अब इसमें कोई भी अगर सिंगल बेस में सब्सटीट्यूशन हो जाता है, दैट इज एक यहाँ पे चेंज होके किसी और से रिप्लेस हो गया, तो उस बेस के सब्सटीट्यूशन की वजह से सिकल सेल एनीमिया कॉज हो सकता है। और ये होता क्या है, सब्सटीट्यूशन किस जीन में होता है? इन द जीन दैट कोड्स फॉर हीमोग्लोबिन। उस जीन में ये सब्सटीट्यूशन देखा जाता है जो कि हीमोग्लोबिन के लिए कोड कर रहा है, हीमोग्लोबिन को बनाने वाली प्रोटीन को कोड कर रहा है, तो उसी में चेंज हो जाता है। द अल्टरेशन इज रिगार्डेड एज अ म्यूटेशन। अब ये जो चेंज हो गया है इसको म्यूटेशन बोला जाता है, बट इट इज रियली अ बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म है। In addition to causing abnormal RBCs abnormal तो हो ही जाती हैं, सिकल सेप की हो जाती हैं। The genetic alteration results in resistance to infection by Plasmodium falciparum। इसको बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म बोला जा रहा था, इसलिए बोला जाता है कि आरबीसीज का शेप तो बदल गया लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से इसको रेजिस्टेंस मिल जाता है कि अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इन्फेक्ट करता है तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को ओवल शेप का आरबीसी चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी साइकिल चलाने के लिए। लेकिन जब आरबीसी का शेप ही अल्टर हो गया, सिकल शेप का हो गया, तो अपनी लाइफ साइकिल को प्रॉपर चला नहीं पाता, इसीलिए वो इन्फेक्ट भी नहीं कर पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सिकल सेल एनीमिया होने की वजह से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस मिल जाता है और ऐसे पर्सन को मलेरिया नाम की बीमारी नहीं होती। दैट इज रेजिस्टेंस टू मलेरिया। अगर किसी भी इंसान को सिकल सेल एनीमिया है तो उसको मलेरिया नहीं हो सकता। The beneficial trait provides a survival and a reproductive advantage that maintains the polymorphism in a relatively large proportion of the population। अब ये जो बेनिफिशियल ट्रेट है जो कि मलेरिया से रेजिस्टेंस दे रहा है, ये एक तरीके का सर्वाइवल दे रहा है, रिप्रोडक्टिव एडवांटेज दे रहा है, जिसके द्वारा इस पॉलीमॉर्फिज्म को मेंटेन किया जा रहा है, मेंटेन करके रख सकते हैं।
अब आता है जीनोम म्यूटेशन। जीनोम म्यूटेशंस आर चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अभी तक हमने जो देखा म्यूटेशन का टाइप, उसमें हम देख रहे थे कि एक बेस सब्स्टिट्यूट हो गया दूसरे से, मतलब कि एक यहाँ से अगर हट गया कोई भी तो इसके जगह पे कोई दूसरा आ गया। लेकिन अब जो जीनोम म्यूटेशन है, जीनोम म्यूटेशन में ऐसा नहीं होता। जीनोम म्यूटेशन में क्रोमोसोम के नंबर ही अलग हो जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, कुछ भी नंबर चेंज हो सकता है। ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है। इसमें अगर जीनोम म्यूटेशन की बात करें तो इसमें आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज देखेंगे। A cell or cell population with a normal complement of chromosome is euploid। अगर किसी भी सेल की बात करें या फिर सेल पॉपुलेशन की बात करें जिसमें कि जो क्रोमोसोम का नंबर है नॉर्मल होता है, उसको यूप्लॉइड बोला जाता है। अब जो म्यूटेशन अगर हो जाए किसी तरीके का जीनोम म्यूटेशन, सो जीनोम म्यूटेशन रिजल्ट्स इन सेल्स दैट आर एन्यूप्लॉइड। यूप्लॉइड की जगह पे ये एन्यूप्लॉइड हो जाती हैं। अ सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। अगर हर क्रोमोसोम की बात करें जो कि 23 होते हैं, हम ह्यूमंस की बात करें अगर, तो ये होता है एक हैप्लॉइड कॉम्प्लीमेंट। हैप्लॉइड का मतलब टोटल 46 होती हैं, इसको डिप्लॉइड बोला जाता है। अगर इसी का हाफ कर देते हैं तो फिर इस कंटेंट को हैप्लॉइड बोला जाता है। ह्यूमंस आर नॉर्मली डिप्लॉयड। ह्यूमंस डिप्लॉयड होते हैं, 23 के 2 सेट पाए जाते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं विद 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट होती हैं। एन्यूप्लॉयडी कैन रिजल्ट व्हेन देयर आर मोर देन 2 कॉपीज ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम। होता क्या है, एन्यूप्लॉयडी का मतलब होता है कि अगर 2 कॉपीज तो होती हैं, नॉर्मली 2 कॉपीज होती हैं किसी भी क्रोमोसोम की, लेकिन अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा कॉपीज हो जाती हैं, किसी भी क्रोमोसोम की 2 से ज़्यादा कॉपीज प्रेजेंट हो जाती हैं, और व्हेन देयर आर मल्टीपल कॉपीज ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम, या फिर किसी भी क्रोमोसोम की एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं, तो उस कंडीशन को एन्यूप्लॉयडी बोला जाता है, जिसमें कि क्रोमोसोम का नंबर अल्टर हो रहा है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं। प्लॉयडी को समझाने के लिए एक यहाँ पे फ्लो चार्ट रखा हुआ है। प्लॉयडी 2 तरीके से होती है, यूप्लॉयडी और एन्यूप्लॉयडी। सबसे पहले हम बात करेंगे यूप्लॉयडी की। यूप्लॉयडी में हो सकता है मोनोप्लॉयडी, जिसमें कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो। डिप्लॉयडी होती है जिसमें कि 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो। ये 2 तरीके की नॉर्मल कंडीशंस हैं। इसके अलावा पॉलीप्लॉयडी होती है। अब पॉलीप्लॉयडी के भी 2 केस होते हैं, ऑटोपॉलीप्लॉयडी या फिर एलोपॉलीप्लॉयडी। ये पॉलीप्लॉयडी के 2 केस होते हैं। अब ये तो बातें हुई यूप्लॉयडी के बारे में। नेक्स्ट आता है एन्यूप्लॉयडी। अगर एन्यूप्लॉयडी की बात करें तो ये 2 तरीके से होती है, एक होता है हाइपोप्लॉयडी, दूसरा होता है हाइपरप्लॉयडी। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये हाइपो वर्ड जहाँ पे भी होता है उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की यहाँ पे कमी हो रही है, और अगर हाइपर वर्ड प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बढ़ रही है। तो अगर आपके सामने वर्ड आता है हाइपोप्लॉयडी, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर में कमी हो रही है, और अगर आपके पास में वर्ड आता है हाइपरप्लॉयडी तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर में इंक्रीज हो रहा है। तो पहले केस देखते हैं हम हाइपोप्लॉयडी का। हाइपोप्लॉयडी 2 तरीके की होती है, मोनोसोमी और नलीसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है, देखिए फॉर्मूला दिया हुआ 2n-1, मतलब कि क्रोमोसोम की 2 जो कॉपीज प्रेजेंट है उसमें से एक कॉपी मिस हो गई है, एक कॉपी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक ही कॉपी प्रेजेंट रह गई, तो इसको बोला जाता है मोनोसोमी। दूसरा आता है नलीसोमी का केस। नलीसोमी का मतलब है कि 2 कॉपीज प्रेजेंट हैं,
दोनों ही डिलीट हो गई या कुछ भी हो गया उनमें, दोनों ही कॉपीज प्रेजेंट नहीं है, दोनों ही क्रोमोसोम्स अब्सेंट हैं, तो इस केस को बोला जाता है नलीसोमी। मतलब कि अब कुछ भी नहीं रह गया, जो दो क्रोमोसोम्स थे दोनों ही वहाँ से हट चुके हैं, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और ये केस नलीसोमी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी होता है ट्राइसोमी और टेट्रासोमी के फॉर्म में। ट्राइसोमी का केस क्या होता है, 2n+1, मतलब कि दो क्रोमोसोम पहले से प्रेजेंट है प्लस इसमें एक क्रोमोसोम बाहर से आके ऐड हो गया। अब दो की जगह पे एक जैसे 3 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो गए, इसको बोला जाता है ट्राइसोमी। और नेक्स्ट है टेट्रासोमी, दैट इज 2n+2, दो क्रोमोसोम्स पहले से प्रेजेंट थे और दो क्रोमोसोम्स बाद में आके उसमें ऐड हो गए, ये केस बन गया टेट्रासोमी का। मतलब टोटल के टोटल 4 कॉपीज एक ही क्रोमोसोम्स की अब प्रेजेंट हैं। अब आते हैं क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस पे। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है वर्ड क्रोमोसोमल कॉम्पैक्शन एंड हिस्टोन्स। क्रोमोसोमल कॉम्पैक्शन का क्या मतलब होता है? कॉम्पैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कॉम्पैक्ट कर देना, दैट इज़ किसी भी चीज़ को, बहुत लंबी सी चीज़ है उसको छोटा सा बना के रख देना। जैसे कि अगर आप बात करें, आपके पास में कोई भी थ्रेड होता है, जैसे कि नॉर्मली सिलाई की जो थ्रेड आता है सिलाई करने के लिए, वो बहुत बड़ा थ्रेड होता है, लेकिन उसको एक साथ में एक ऐसी रील जैसी होती है उस पर ऐसे लपेट के रखते हैं कि वो बहुत छोटा सा बन जाता है। धीरे धीरे आप इसमें से निकालते रहते हैं, आपको लंबा सा थ्रेड मिलता जाता है। तो क्या किया, वो बहुत लंबा सा जो थ्रेड था उसको छोटी सी रील के फॉर्म में बना दिया। ये क्या हुआ, ये कॉम्पैक्शन ही तो हुआ कि बड़ी सी चीज़ को छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। So there is an 8000-fold compaction of an extended DNA. जो DNA है आपका बहुत बड़ा सा है, इसको 8000 गुना कम कर दिया। 8000, 8000-fold कॉम्पैक्शन हो रहा है, 1000 गुना ज़्यादा इसको, 8000 गुना ज़्यादा इसको कम कर दिया। of an extended DNA double helix to make a metaphasic chromosome. मेटाफेज क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल की मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स इतने कॉम्पैक्ट होते हैं कि वो आपको विजिबल हो जाते हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि 8000 फोल्ड कॉम्पैक्ट होते हैं, तो ये मेटाफेज क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। हिस्टोन्स आर द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स इन सेल्स। सेल्स में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन्स होती हैं हिस्टोन्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हर सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए एसोसिएटेड होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ में, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो हर सेल में अगर प्रेजेंट है तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन हो जाती है हिस्टोन। हिस्टोन के अगर टाइप्स की बात करें तो 5 तरीके की हिस्टोन्स होती हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4। ये 5 तरीके की हिस्टोन्स प्रेजेंट होती हैं। Approximately 160 to 180 base pair of DNA is wrapped around a set of 8 histone proteins. 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का एक सेट होता है, उसके चारों तरफ जो डीएनए है वो रैप होता है। कि अगर मैं ऐसे बनाऊं कि ये 8 हिस्टोन्स हैं, इसको हिस्टोन ऑक्टामर भी बोला जाता है, इसके चारों तरफ डीएनए कुछ इस तरीके से रैप होता है। अब 8, ये तो यहाँ पे 5 देखी थी, 8 कैसे हो गई, कंफ्यूजन हुआ ना, बताती हूँ। ये जो यूनिट्स हैं H2A, H2B, H3 एंड H4, इनकी 2-2 यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं और ये 4 प्रोटीन्स हैं। जब इनकी 2-2 यूनिट्स हो जाएंगी तो ये 8 प्रोटीन्स बन जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अभी तो हमने 5 पढ़ी थी, उसमें H1 भी था, वो H1 कहाँ गया? जो H1 होता है वो हिस्टोन के ऑक्टामर में प्रेजेंट नहीं होता है। H1 लिंकर डीएनए होता है, डीएनए को जो एक न्यूक्लियोसोम बना उसको दूसरे न्यूक्लियोसोम से लिंक करता है और इस तरीके से न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया गया है, ये डबल हेलिक्स डीएनए है। इसकी जो डायमीटर होता है वो 2 नैनोमीटर होता है। अब इसमें कॉम्पैक्शन स्टार्ट हो गया,
कॉम्पैक्ट होके ये बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग फॉर्म बनाता है। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मतलब किसी भी धागे पे मोती जैसे संरचना बना लेता है। अब इसकी जब ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखिए धागा आप जो थ्रेड लेते हैं पतला होता है, जब उसका रील बनाते हैं तो वो बहुत मोटी हो जाती है, रील इतनी मोटी हो जाती है। लेकिन आपका क्या ये धागा इतना मोटा है? नहीं ना। उसी तरीके से यहाँ भी होता है। डीएनए 2 नैनोमीटर इसका जो डायमीटर है वो होता है, लेकिन जब ये बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग फॉर्म बनाता है तो ये 11 नैनोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट अगला फिर से कॉम्पैक्शन होता है और ये बनता है 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर ऑफ पैक्ड न्यूक्लियोसोम। अब ये पैक्ड न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है 30 नैनोमीटर और इसका डायमीटर 30 नैनोमीटर हो जाता है। दूसरी बार इसका कॉम्पैक्शन अगेन होता है, फिर बनता है क्रोमोसोम्स इन कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोसोम्स बनने लगते हैं। 30 से इसका 300 नैनोमीटर डायमीटर हो जाता है। अब बहुत कॉम्पैक्शन हो गया और ये बनके सुपर क्वाइल्ड क्रोमैटिन फाइबर बन जाते हैं। अब इनका डायमीटर होता है 700 नैनोमीटर और अगेन कॉम्पैक्शन होता है तो क्रोमोसोम बन जाता है। ये जो क्रोमोसोम है ये 10,000 गुना छोटा होता है इस डीएनए की लेंथ से। 10,000 गुना, 8 से 10, यहाँ पे हमने 8000 फोल्ड पढ़ा भी था। 8 से 10,000 गुना छोटा हो जाता है नॉर्मल धागे से। और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 1400 नैनोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि 2 नैनोमीटर के जो उसकी डायमीटर थी उससे 1400 नैनोमीटर पे पहुंच गया है, लेकिन कॉम्पैक्शन 10,000 गुना ये छोटा हो गया है। कह सकते हैं कि अगर इतना लंबा सा ये क्रोमोसोम मैंने बनाया, ये बहुत लंबा सा, और इसको जब पैक किया तो बस एक मैंने छोटा सा पॉइंट रख दिया, बस ये इसका कॉम्पैक्शन हो गया, छोटे से फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। तो कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टोन का ऑक्टामर दिखाया गया है। सारी ही यूनिट्स प्रेजेंट है, सबकी 2-2 यूनिट है, लेकिन जो H1 स्टोन है ये अलग ही प्रेजेंट होता है। और ये जो डीएनए होता है जो कि एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से कनेक्ट करेगा, ये उस पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको लिंकर हिस्टोन भी बोला जाता है। To make 30 nanometer chromatin fiber, the internucleosomal DNA is associated with histone H1. हिस्टोन H1 से ये लिंक हो जाता है और 30 नैनोमीटर का क्रोमैटिन फाइबर बना लेता है। एंड द बीडेड स्ट्रक्चर इज वाउंड इनटू अ सोलेनॉइड कॉइल। अब ये जो बीडेड स्ट्रक्चर था, इस तरीके से मोती जैसी संरचना बन रही थी, ये एक सोलेनॉइड कॉइल के फॉर्म में फॉर्म हो जाती है। Loss of this level of organization is the first classic indicator of apoptosis. इस लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये इंडिकेशन होता है कि एपोप्टोसिस दैट इज सेल डेथ हो सकती है। नेक्स्ट आता है मोर हाईली कॉम्पैक्टेड डीएनए इज लेस अवेलेबल फॉर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। दो तरीके से डीएनए तैयार होता है। एक होता है कि बहुत हाईली कॉम्पैक्टेड होता है, उसमें बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और एक होता है लेस कॉम्पैक्टेड, जैसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि लूज होता है। तो जो हाईली कॉम्पैक्टेड होता है उससे आप कह सकते हैं कि वो कम यूज़ होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशंस के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के फॉर्म में, जबकि जो लूज वाला डीएनए होता है उसका ज़्यादा यूज़ होता है। Maintenance of the more highly compacted state of DNA in closed chromatin or heterochromatin in contrast to open chromatin और euchromatin। अब यहाँ पे ये आया है, जो open chromatin होता है, जो loose होता है, उसको euchromatin बोला जाता है, और जो बहुत compact होता है उसको closed chromatin बोलते हैं या फिर heterochromatin बोला जाता है। Throughout interphase may require special proteins called condensin protein और कंडेंसिन लाइक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्पैक्टेड स्टेट है इसको कॉम्पैक्ट बनाए रखने के लिए कोहेसिन और दैट इज कंडेंसिन या फिर कंडेंसिन जैसी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। कंडेंसिन ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसके कॉम्पैक्टेड स्टेट को बनाने में मदद करती हैं और स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस में मदद करती हैं।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप कोर्स लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। इसके आगे की चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन।